हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेंथ क्लास का मैथ्स का पेपर। स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में टेंथ क्लास के मैथ्स का जो स्टैंडर्ड का पेपर था जो इस साल आया था सीबीएसई बोर्ड में, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि टेंथ क्लास में इस साल 2019-20 में दो तरह की मैथ होगी थी। एक थी बेसिक मैथमेटिक्स, जिन्हें आगे मैथ्स नहीं लेनी वो बेसिक लेंगे, और एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जिनको आगे जाके 11th में मैथ्स लेनी थी, जैसे पीसीएम में उनको मैथ्स चाहिए थी, तो वो बच्चे स्टैंडर्ड का मैथ्स वाला स्टैंडर्ड का पेपर देंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसका सेट 1 का जो इस साल का जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर था, जिसका कोड था 31-1, ये जो सेट 1 का कोड था, आज हम इस वीडियो में इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया था, तो इसमें हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो, वही है, सेम पैटर्न है। ये आपके बोर्ड के पेपर का फ्रंट पेज होता है जो इस साल का था सेट 1 का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना होता है, और यहाँ पे बता रखा है ये मैथमेटिक्स कौन सा है, ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। ठीक है, और यही 80 मार्क्स का होता है और ये 3 घंटे का। ठीक है, तो ये था आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का फ्रंट पेज था जो इस साल आया था। ठीक है, अब वही इंस्ट्रक्शन, जो बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं कि भाई सेक्शन ए में 1 से लेके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। ये कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के। तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हो गए, जैसे इसमें लिखा हुआ है। फिर आपके सेक्शन बी में 21 से लेकर 26 तक ये 6 क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के। तो 6 क्वेश्चन हो गए 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 27 से 34 क्वेश्चन होंगे, आपके 8 क्वेश्चन होंगे, जो कि कितने मार्क्स के होंगे? 3 मार्क्स के होंगे, तो ये होंगे 8 क्वेश्चन। फिर 35 से 40 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स के। तो 6 क्वेश्चन हो गए। तो ये टोटल मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं पूरे पेपर में? 40 क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल होती है पेपर में। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब दिखते हैं हम सबसे पहले सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं, फिर हम पूरे सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू टाइप्स। तो देखो, ये है आपका सेक्शन ए, ये है आपको कौन सा? सेक्शन ए। इस सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। तो उसमें देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 1 से 10 तो कौन से क्वेश्चन? एमसीक्यू टाइप है, और आगे आपके जो 5 क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, और उसके आगे जो 5 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके जीरोज, मतलब ये आपका सेकंड चैप्टर से है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये दे रखा है इज 2, मतलब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो भाई, जब इसका ये जीरोज है तो इसको रखने पे इसको जीरो आएगा। तो अगर आपके पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के है। तो ये 2 क्या है? इसका सॉल्यूशन है। तो इसको 2 को इसमें रख दो, तो 2 को रख दोगे, 2 का स्क्वायर x की जगह, मतलब x की जगह हमें 2 रखना है। तो और ये हो जाएगा 3 × 2 और प्लस के, और ये जीरो से तो इक्वल टू में जीरो रख दो, तो इसका जीरो हो जाएगा। तो ये आएगा 2 2 4, 3 2 6 प्लस के इक्वल टू जीरो। तो आपका इसमें के आ जाता है 4 + 6 10, और जाके -10। तो के का आंसर था -10, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का -10 आंसर था। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब सिंपल सा क्वेश्चन है एक, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। अब बात आती है प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। जैसे हो गया 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे क्या थे? प्राइम नंबर। इसने बोला इसके कितने फैक्टर होते हैं। देखो भाई, 2 के क्या फैक्टर होंगे? 2 × 1। 3 के फैक्टर क्या होंगे? 3 × 1। 5 के फैक्टर क्या होंगे? 5 × 1। तो हमने प्राइम नंबर के बारे में क्या पढ़ा है? जो सिर्फ अपनी टेबल में आती हो और जो 1 से डिवाइड होती हो, तो कम से कम उसके 2 फैक्टर होंगे, मिनिमम 2 फैक्टर्स। तो इसमें पूछा है कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था सी, आंसर था इसका। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ वुज जीरोज इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। तो सीधी सी बात है, आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है -5, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 6। सम ऑफ जीरोज है -5 और प्रोडक्ट जीरो है आपका 6। तो इसका सीधा फार्मूला होता है कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है तो क्या होता है? के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स और अल्फा बीटा। अब इसमें रख दो, आपको जीरोज मिल जाएगा। तो देखो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, तो अल्फा बीटा -5 है, तो ये +5 हो जाएगा, +5x, और ये 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका आंसर है। तो इसका ऑप्शन ए देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दूसरे में बीच में माइनस है तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी दोनों माइनस है, ये भी नहीं हो सकता, और इसमें फर्स्ट वाला माइनस है तो ये नहीं हो सकता। तो इसमें ऑप्शन ए आपका आंसर था, और इस छोटे से फार्मूले से ये क्वेश्चन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ के ऑफ विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो ये कौन सी चैप्टर का? ये थर्ड चैप्टर का है भाई। अब बोल रहे हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में रेशो क्या होते हैं? A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 नॉट इक्वल्स टू C1 C2। तो ये रेशो होता है। तो उसमें देखो A1 की वैल्यू है 1,
और A2 की वैल्यू 2 है और B1 की वैल्यू है 1 और C1 की वैल्यू k, इतना ही ले लो, लास्ट वाला ले लेनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो k इक्वल्स टू 2। तो इसमें आपका जो आंसर था वो था D, मतलब 4। डी ऑप्शन था, इसमें 2 आंसर था आपका। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं फिफ्थ की। तो ये तो फर्स्ट चैप्टर से इसमें क्या निकालना है, HCF एंड LCM। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 12 के फैक्टर कर लो, 3 नंबर है तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अगर हम 21 के फैक्टर करें तो भाई 3 7 ज़ा, ठीक है। और अगर हम 15 के फैक्टर करें तो 3 5 ज़ा। तो ये तो हो गया आपके फैक्टर। तो HCF में क्या करते हैं हम, HCF में हम लेते हैं जो कॉमन होते हैं। तो देखो सब में क्या कॉमन है, सब में कॉमन है, अगर आप देखोगे तो सब में 3 कॉमन है। तो HCF 3, तो देखो किस किस में 3 है, HCF 3 है, इस पहले में भी 3 है, C में भी 3 है। तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, A और C में से एक आंसर हो सकता है। तो HCF तो आपका 3 आ गया। तो अब देखते हैं LCM कितना आएगा भाई। LCM में क्या करना है भाई, LCM में देखो कुछ नहीं करना, इसमें जो जो पेयर हाईएस्ट फैक्टर है वो ले लो। जैसे कि 2 है, 2 2 टाइम्स है तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, ठीक है, इसको मैंने ले लिया। 3 समय 1 टाइम्स है तो 3 का 3 आ गया, ठीक है। 7 1 टाइम्स है तो 7 का 7 ले लिया, और 5 का 5 ले लिया। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इसी मेथड यूज़ करते हैं। तो देखो अगर मैं देखूँ 4 5 ज़ा 20 और 7 3 ज़ा 21, तो इसको कह सकते हैं 420। तो जिसमें 420 ए में है नहीं और सी में है, यस सी में है, तो इसका आंसर सी है आपका ये। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे 1 नंबर के। तो ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे 5, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं एमसीक्यू कौन से हैं। अब ये है आपके एमसीक्यू, ठीक है। अगला एमसीक्यू से देखो क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ ए पी। अब बच्चों ए पी के कॉन्जुगेटिव टर्म है तो ये A1 A2 A3, तो उनका डी सेम होगा। तो अगर हम x प्लस 10 में से, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, ये इक्वल होगा थर्ड टर्म में से, अगर आप थर्ड टर्म में से किसे माइनस कर दो, सेकेंड टर्म माइनस कर दो, तो ये आपका सेम हो जाएगा। तो देखो ये कितना आ गया, अगर ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो गया x प्लस 10 माइनस 2x, और ये हो गया 3x प्लस 2 माइनस x और माइनस 10। तो ये 2x चले गया तो माइनस का x और ये प्लस का 10 आ गया। 3x में से गए x तो 2x और माइनस का 8। अगर आप x एक तरफ कर दो, नंबर एक तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और उधर जाके माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x आपका 3 6 जा 18। तो उसमें 6 आंसर था, मतलब वो भी प्लस का, तो इसमें आपका ए आंसर था, ए था 6, ठीक है। ये आपका इसका आंसर था। तो जब भी आप कॉन्जुगेटिव टर्म दिए होते हैं तो उनका डी सेम होता है, तो हमने डी वाला लगा लिया फार्मूला, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ये 7th किस, ये भी ए पी का भाई, 7th भी ए पी का। इसने क्या लिखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज पी। तो मतलब मेरा ए क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है पी, एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू। जो मेरा डी है वो मेरा क्यू है, डी की वैल्यू क्या दे रखी है, क्यू। तो कह रहा है इसका 10th टर्म क्या होगा। तो बच्चों 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या होता है भाई, 10th टर्म लिखोगे तो ए 10 इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 डी। तो भाई ए की जगह पी रख दो, 10 माइनस 1 हो गया 9, और क्यू की जगह डी रख दो, तो 9 क्यू, पी प्लस 9 क्यू, ये आपका आंसर होगा। तो पी प्लस 9 क्यू, तो देखो इसमें कौन सा आंसर है आपका, आपका पी प्लस 9 क्यू कौन सा है, आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। देखो पहले में तो क्यू गलत है, दूसरे में पी माइनस दे रखा है और इसमें 2 दे रखा है, तो ये गलत है, तो सी आंसर है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का रखा है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला किसमें भाई, ये आपका 7 चैप्टर। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, ए कॉस थीटा प्लस बी, ये आपका x1 है, ठीक है, और बी साइन थीटा, ये x1 है, और ये y1 है 0, और इसमें x2 0 है और y2 की वैल्यू ये है। तो इसमें भाई आपको x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो उसमें देखो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर हम इसमें देखो एक पॉइंट ले लें, ये एक लाइन है आपका, तो थोड़ा सा देखने के लिए देखो, ये है a कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये एक पॉइंट है पूरा, और इसके कॉमा में 0, तो ये एक्स वाई है। फिर दूसरा पॉइंट देखोगे तो ये 0 है और ये है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ये दूसरा पॉइंट है। तो आप इसे x1 बोलोगे, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो देखो कैसे करोगे, अगर मैं इसको बोल दूँ कि ये ए बी लाइन है तो मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए। तो देखो क्या होगा, अगर हम ए बी ले लें तो ए बी का फार्मूला वही x2 माइनस x1 y2 माइनस, तो देखो x2 माइनस x2 0 है, 0 माइनस ए, तो 0 खत्म हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। और जब आप इसमें से लिखोगे y2 माइनस 0, तो 0 को बचेगा नहीं, तो खाली क्या बचेगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसकी आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस 2ab, 2
ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया पहले वाला, ये हमने पहले वाला ओपन करा, ये जो इसमें मैंने टिक करा ये वाला करा। अब दूसरा वाला करेंगे तो मैं नीचे लिख देता हूँ उसके। तो देखो ये है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो इसमें ये सारा रूट के अंदर ही, एक ही रूट के अंदर सारा। तो देखो इसमें से अगर हम देखेंगे ये वाला पूरा इससे कैंसिल, क्योंकि दोनों 2ab cos थीटा sin थीटा, ये भी 2ab cos थीटा sin थीटा। अब बचे ये, तो देखो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें देखो ए स्क्वायर ये रहा और ए स्क्वायर ये रहा, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसमें देखो बी स्क्वायर कॉमन आ गया दूसरे वाले में, तो मैंने इस वाले में जिसे मैंने अंडरलाइन करा है इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर दोनों वन होते हैं, तो देखो ये भी वन आ गया, मतलब ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ये आपका आ गया कौन सा, अंडर रूट में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो इसका आंसर आपका सी देखो ये है आपका सी। ये थोड़ा एक नंबर में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन कह सकते हो कि जिस बच्चे को ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होती है, तो ये बच्चे थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, 9th क्वेश्चन नंबर 8 जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था MCQ टाइप में। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9th में लिखा है इफ़ द पॉइंट P K0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 2-2 एंड B -7 4। तो देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये है A, ये है B। ठीक है, तो ये है 2-2 और ये है आपका दूसरा वाला -7 4, और इसको एक P पॉइंट डिवाइड करता है। K0 एक पॉइंट है, K, 0 एक पॉइंट है, इसे डिवाइड करता है 1:2 में, 1:2 पे। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन बेसिक में भी था। तो देखो ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्स वाला है, तो एक्स का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स का पॉइंट निकालने के लिए m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 m2। तो देखो ये जो है ये आपका m1 है और ये आपका m2 है और ये x1 y1 है, तो इसको ये तो k दिया हुआ है तो k निकालना है हमें। तो 1 को करोगे 7 से तो 1 - 7 आ जाएगा ये, ठीक है, प्लस, और 2 को करोगे 2 से, 2 2 4 आ जाएगा, और ये जाएगा 1 + 3, 1 + 2 आ जाएगा रेशो। तो ये जाएगा आपका k इक्वल्स टू -3/3, तो ये आ जाएगा -1। तो भाई -1 का है d, तो इसमें ये d आपका इसका आंसर था किसका, क्वेश्चन नंबर 9th का। और ये किस चैप्टर का था, ये 7 चैप्टर का था। कौन सा फार्मूला लगाया, सेक्शन फार्मूला लगाया आपने। अब क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। देखो भाई 10th किसी का, ये भी 7 चैप्टर का है। तो लिखा है द वैल्यू ऑफ p बतानी है विच पॉइंट आर कोलिनियर। सेम क्वेश्चन आ गया कोलिनियर वाला, जिसमें एरिया इक्वल टू 0 होता है। तो आप कहोगे भाई इसमें एरिया कितना होता है, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, मतलब आप 1/2, और जो पूरा फार्मूला होता है x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करते जाओ तो देखो इसको मैं x1 बोलता हूँ, इसको मैं y1 बोलता हूँ, इसको x2, इसको y2, x3 और y3, मतलब गलती ना हो इसलिए। तो 1/2 तो 0 बन गया, तो खाली क्या बचा, देखो x1 है 3 और y2 है आपका, y2 है p और ये है माइनस, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। x2 कितना आपका, x2 5 है, और ये क्या था y3 कितना है, माइनस का 5 और वह है माइनस का, तो ये माइनस का 1, और x3 है 7, तो ये हो जाएगा y1 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा p। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका p निकल आएगा। तो देखो कैसे निकलेगा, अगर आप देखोगे तो पहला कितना आ गया 3p + 15, 3p + 15 और -6 को 5 से करोगे माइनस का 30 आ गया, और ये आ गया प्लस का 7 और 7p माइनस का इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 p आ गया, एक -7 और एक 3p, तो ये जाएगा माइनस का 4p। और ये कितना बचा, देखो 30 में से 15 गया तो -15, और -15 में से आपके चले गए 7, तो बचा 8, माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस का 4p इक्वल टू 8, तो p आना चाहिए माइनस का 2, तो p आ गया माइनस का 2, तो p माइनस का 2 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें -2 आंसर आना था, और ये कोलिनियर दिया है, तो कोलिनियर में एरिया इक्वल टू 0 होता है, सोल्व करा और हमारा p -2 हो गया। तो बस इसमें कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, बड़े ध्यान से करनी थी और आपका क्वेश्चन हो जाता। चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। तो 1 से 10 तक MCQ थे, अब हमारे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। तो देखो बच्चों ये है आपका, ये है 11 to 15 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये भी 1 मार्क्स के हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें खाली आपको क्या करना होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है, जो आंसर आता है उसे यहाँ लिखना होता है। तो देखो ये है 10 चैप्टर का क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, देखो ये फिगर देखो कैसे लग रही है, एक सर्कल के अगर एक बाहर से एक्सटीरियर पॉइंट आता है तो इसके दोनों की टेंजेंट की लेंथ सेम होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसने बोला भाई BC की लेंथ बताओ, तो ये है BC। तो देखो अगर आप देखोगे PB, जो PB है और BQ सेम होगा, तो आप कहोगे भाई PB
और बी क्यू सेम होंगे तो बी क्यू की लेंथ पी बी के इक्वल होगी। तो मतलब मेरा बी क्यू कितना आ गया बच्चों, बी क्यू आ गया मेरे पास 3। अब मुझे चाहिए बस क्यू सी, तो क्यू सी की लेंथ है ही नहीं क्योंकि ये तो पूरी ए सी की लेंथ है। बट अगर आप देखोगे ए पी और ए आर सेम है तो हम कह सकते हैं कि जो ए आर की लेंथ है वो ए पी के सेम होगी। तो आपकी जो ए आर की लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 4। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये 4 है तो रिमेनिंग कितना बचेगा, टोटल माइनस कर दो तो आर सी की लेंथ आ जाएगी 11 माइनस 4 मतलब 7 आ जाएगी। तो अगर आर सी 7 है मतलब ये 7 है तो आपके पास क्यू सी कितना हो जाएगा, तो क्यू सी आर सी के सेम हो जाएगा। तो क्यू सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7 आ गई, मतलब क्यू सी मेरा 7 है। ठीक है, तो बी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी क्यू की वैल्यू 3 थी। तो अगर हम बोलें भाई बी सी की लेंथ बताओ तो बी सी की लेंथ क्या है, बी सी की लेंथ है 3 + 7 मतलब मेरी 10। तो इसका आंसर था 10। तो ये 3 + 7 तो ये 10 चैप्टर का क्वेश्चन था। तो भाई देखो पहले ये बी क्यू पी बी के इक्वल हो गया क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट आर इक्वल होते हैं। फिर ए आर ए पी के इक्वल हो गया जो कि जिससे हमारे पास ए आर 7 आ गया। फिर हमने आर सी की वैल्यू निकाल ली उसमें से माइनस करके, और क्यू सी आर सी के इक्वल है तो बस क्यू सी की वैल्यू है इसमें हमने ऐड कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 सीधे थ्योरम पे देखो, दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका साइड का रेशो है 1/3 ये दिया हुआ है। तो कह रहा है उनके एरिया का रेशो क्या होगा। तो हमने थ्योरम क्या पढ़ी है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो उनकी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सीधी सी बात है आपके पास साइड थी 1/3 का रेशो था, इसका आंसर आता था 1:9। तो इसका आंसर क्या था 1:9। तो आप कह सकते हैं इसका रेशो क्या है 1:9। तो ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 है। देखो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, ये 2A है, ये भी 2A है और ये भी 2 है। तो क्या रहा है द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो देखो बच्चों ये होती है एल्टीट्यूड, ये होता है आपका एल्टीट्यूड। तो आपको ये निकालना है एल्टीट्यूड की लेंथ, मतलब आपको अगर ये ABC हो गई और ये D है तो आपको AD निकालना है। अब इसके दो तीन तरीके हैं, एक तो आप इसके एरिया से निकाल सकते हो √3/4A² से निकाल सकते हो आप इसका, और इसको 1/2 बेस इंटू हाइट करके भी रख सकते हो या पाइथागोरस लगा सकते हो, इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको एरिया से करूँ तो देखो एरिया से कैसे करोगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू A² तो इसमें A की वैल्यू कितनी है 2A²। और अगर मैं इसको इक्वल कर दूँ 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है बच्चों 2A है, और इसकी हाइट कितनी बच्चों वही तो हमें निकालनी है, AD हमें निकालनी है। तो देखो अगर आप देखोगे तो ये हो गया √3/4 और ये हो गया आपका 4A² इक्वल्स टू, अगर आप इस 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये आ गया आपका A और इंटू AD। तो AD निकालने के लिए क्या करोगे, देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और इस A से ये काट दिया, तो सीधी सी बात है मेरे पास √3A इक्वल टू आ गया AD। तो बस ये हमारा AD की वैल्यू थी √3A थी। तो ये हमारा क्या था AD की लेंथ, मतलब एल्टीट्यूड की लेंथ थी। तो आप इसी को ऐसे भी कर सकते हो कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल से एरिया निकालो और एक बेसिक फार्मूला वाला 1/2 बेस इंटू हाइट, तो दोनों से एरिया सेम ही आएगा। तो हमने उस दोनों एरिया को इक्वल कर दिया फिर सोल्व कर दिया आपके। ठीक है, तो बस ये तरह से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 किस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 14 है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला 90 - थीटा। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखो इसमें ऊपर कॉस लिखा हुआ है तो इसको अगर मैं कॉस 90 - 10 लिख दो तो एक ही बात है, और नीचे तो भाई कुछ नहीं करना, नीचे तो साइन 10 ही है। और फिर इसके बाद क्या है cos 59। तो अगर मैं cos 59 को लिख दूँ मैं 90 - 31 लिख दूँ और आगे है cosec। ठीक है, तो इतना लिख दिया आपने cosec 31। तो देखो cos 90 - थीटा बच्चों sin थीटा होता है, तो ये हो गया sin 10 और नीचे भी क्या था बच्चों sin 10 था। और cos 90 - थीटा क्या होता है sin 31, और cosec को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin 31। तो sin 31 साइड में कैंसिल, sin 10 sin कैंसिल, तो ये आ गया 1 और ये 1, तो बच्चों इसका आंसर आता है 2। तो इसका आंसर आपका था 2। ठीक है, इसका 2 आंसर था। और 13 का आंसर हमने यहाँ लिख देते हैं, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो √3A था। ठीक है, और BC की लेंथ हमने ऊपर निकाली थी, मैंने लिख दिया तो यहाँ पर BC की वैल्यू हमारे पास आई थी 10। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ लिख दो, नहीं तो वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भाई ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। देखो भाई साइन स्क्वायर की, ठीक है साइन स्क्वायर की वैल्यू तो साइन स्क्वायर, अब 1 + tan² क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर होता है, और साइन स्क्वायर तो ठीक है, और 1/sec क्या होता है बच्चों कॉस स्क्वायर होता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, तो 1 आ गया, तो इसका आंसर 1 आ गया। ये तो बेसिक से क्वेश्चन था। और मैं देखो इसका क्वेश्चन वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो 1 + tan², अभी भी हमने देखा 1 + tan² क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर। तो पहले तो सेक स्क्वायर लिख लिया मैंने, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा किसको, ये 1 प्लस को। अब देखो ये लिखा है 1 - sin 1 + sin, तो 1 + sin 1 - sin क्या हो गया 1 माइनस मतलब A² - B², तो 1 - sin² थीटा। फिर इसके बाद आपने देखा कि भाई सेक स्क्वायर था, तो 1 - sin² क्या होता है बच्चों कॉस स्क्वायर होता है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर। और
सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दो और कॉस को मैं 1/सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ, या सेक को मैं 1/कॉस लिखता हूँ, तो मैंने लिख दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका आंसर भी कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका आंसर भी कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने थे, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे 11 to 15। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में देखो आपके कौन से क्वेश्चन है। अब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है, जैसे मैंने अभी दिखाई थी। तो सब में आपको दिखानी है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो इसमें लिखा है द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड, तो ये वर्टिकल रोड है, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ शैडो, तो ये इसकी शैडो होगी। तो इसका रेशो दिया है 1:3। तो ये कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट द मोमेंट। तो देखो बच्चों ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है, तो अगर हम देखें ये tan थीटा, तो मुझे ये थीटा चाहिए। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p/b, ठीक है, tan थीटा क्या होता है p/b। तो tan थीटा निकालना है हमें, तो tan थीटा इक्वल्स टू आ गया 1/3, क्योंकि परपेंडिकुलर 3 है और बेस आपका √3 है, तो tan 1/√3 होता है tan 30 पे, तो हम कर देंगे tan 30। तो ये कट गया थीटा, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो हमारा थीटा कितना था इसमें 30 डिग्री था। अगर मैं इसमें लिखता कि भाई ये ट्रायंगल ABC है, ये एक ट्रायंगल ABC है, और आपको AB रेशो BC दिया हुआ है 1/3, इस तरह से हमने निकाला। तो ये tan 30 की वैल्यू लगा के फिर हमने इसे सॉल्व कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया थीटा 30, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था, जो कि 9 चैप्टर का था। अच्छा क्वेश्चन नंबर आपका 17। तो 17 किसका है, देखो भाई टू कौन, तो कौन कहाँ है भाई बच्चों 13 चैप्टर में, 13 चैप्टर में टू कौन हैव देयर हाइट इन द रेशो 1:3, मतलब H1 और H2, क्योंकि दो कौन है इसलिए हमने इसको H1 H2 बोलते, तो ये आ गया 1/3। और रेडियाई का रेशो है मतलब R1 और R2 का रेशो है 3:1। तो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वॉल्यूम का इसने बोला है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, तो कौन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 1 अपॉन में वॉल्यूम 2 रख दो। तो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे भी रख दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो बच्चों ये R1 था, ये H1 था, ये R2 था, ये H2 था। तो इसमें 1/3 से 1/3 पाई से पाई कैंसिल। तो आपके पास है R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू में H1 अपॉन H2। तो भाई R1 R2 है R1 R2 है 3/1, तो 3 का हो जाएगा 9/1, और H1 H2 है 1/3, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3/1, मतलब 3:1। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर था आपका 3:1, ठीक है। तो इसे हमें 2 रेशो दिए थे, हमने इसका वॉल्यूम रेशो निकाल दिया। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, इज चूजन एट रैंडम, तो उसमें से हमने एक अल्फ़ाबेट रैंडम चूज़ करा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज़ कॉन्सोनेंट। तो भाई 26 अल्फ़ाबेट में आपके 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 6 और 5 आपके वोवल्स होते हैं। तो भाई आपको सीधी सी बात है कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, कॉन्सोनेंट की। तो इसमें आप फार्मूला लिख कर तो इसमें लिख देते कि भाई कॉन्सोनेंट होते हैं 21 और अपॉन में 26। तो ये किसी के टेबल से कटते ही नहीं है, तो यही आपका क्या होता, यही आपका आंसर होता किसका, क्वेश्चन नंबर 18 का। बट इससे पहले आपको फार्मूला जरूर लिखना था, जैसे कि प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इससे पहले लिखना था। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपको बताना था, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, अगर आपको बताना था कि पॉसिबल आउटकम्स, तो वो आपको बताना था कि वो 26 है। पहले आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बताते, फिर आप फार्मूला लिखते, उसके बाद सीधे आंसर लिख सकते थे, तो आपको पूरे 1 नंबर मिल जाते इसमें 1 मार्क्स। अगर आप डायरेक्ट लिख के आओगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो इसके मार्क्स देंगे आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 कह रहे हैं अ डाइस इज थ्रोन वंस, तो ये भी प्रोबेबिलिटी का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। तो भाई जब डाइस थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर होंगे 6। तो भाई अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे नंबर लेस देन 3, तो भाई 3 से छोटे कौन कौन होते हैं 1 और 2, तो 2/6, इसका आंसर आता है 1/3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना, कि ये कितना क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन था ये। तो ये 19 क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो 1 मार्क्स का। और अगला वाला तो क्या लिखा है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लूजिंग। तो भाई ये तो PE और PE नॉट वाला क्वेश्चन हो गया। तो PE प्लस में E नॉट वाला जो था, E नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो इसमें विनिंग को निकालनी है, लूज़ की निकालनी। तो सबसे E हमारा क्या है, जीतने के, तो ये 0.07 था, तो PE नॉट निकालना था आपको। तो ये कैसे निकलता, तो आप इसमें से माइनस कर देते 1 में से, तो 1 में से 0.7 गया, 0.07 गया, तो ये बचेगा आपका 0.93।
तो ये आपका आंसर था किसका, 19 के दोनों का आंसर था। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी थे और 18 भी क्वेश्चन बहुत ईजी था, मतलब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ईजी दिए थे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें बोला है इफ़ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो ये कह रहा है इज़ 15 देन फाइंड द एन। तो देखो मीन दे रखा है किसका, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो भाई एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, देखो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है एन प्लस 1 अपॉन 2। तो ये तो सम दिया, तो हमें एवरेज निकालना है इसका। तो इसका एवरेज का फार्मूला क्या होगा भाई, इसका सम करोगे तो मीन का फार्मूला क्या होता है कि भाई जो आपका फार्मूला है, ये जो सम है ये लिखो, सम और डिवाइड बाय कितने नंबर है इसमें, एन नेचुरल नंबर, तो एन से डिवाइड करोगे इसको तो नीचे आ जाएगा 2n। तो इसमें मीन हमें दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो इसमें एन से एन कैंसिल, तो ये आ गया एन प्लस 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 30 इक्वल टू एन प्लस 1, तो हमारा एन कितना आ गया 29। तो 29 जो नेचुरल नंबर है उनका सम कितना दिया हुआ है, उनका एवरेज कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तो इसका मैं एन कितना था, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एन था 29। तो ये थे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो अभी हमने देखे।